Bismillahirrahmanirrahim. So here we are in the second lecture of the chapter number 3, that is Earth as a home to human beings. Today's student learning outcome is to describe various spheres of the natural environment and their role in sustaining life on the earth. So आज जो हैं हम वेरियस स्फीयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ अटैच हैं कि वो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी में क्या किरदार अदा करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स. इट हैज वाटर, एयर, surface and an onion like layered structure beneath the surface. तो अर्थ जो है जिन फीचर्स पे मुश्तमिल है उनमें पानी है, हवा है, सरफेस है एंड प्याज के छिलके की तरह एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अर्थ की जो शेप है वो इंटरनल कैसी है. So due to these qualities, the earth is divided into different spheres. Each and every sphere of the earth has a different environment, and our environment is divided into following 4 natural spheres. So जो हमारा environment है जिसमें हम रहते हैं इसको 4 different spheres में तकसीम किया गया है. जो सबसे पहले है that is atmosphere, जिसको आबो हवा भी कहा जाता है. आप यहां पर देख सकते हैं इस इमेज में कि एटमॉस्फेयर जिसमें मुख्तलिफ गैसेस होते हैं, जो आबो हवा है जिसमें हम रहते हैं, उस सारी चीज़ों को मिला के जो स्फीयर का नाम दिया गया है वो है एटमॉस्फेयर. द सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर. सो हाइड्रो से स्ट्रेट अवे इंडिकेट होता है कि ये पानी से निकला हुआ है. सो वो स्फीयर जिसमें पानी जो है मौजूद होता है, जो पानी का मुश्तमिल पानी पे होता है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. सो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इस इमेज में कि हाइड्रोस्फीयर उस पानी के मजमूए पे लिखा गया है जिससे एवोपोरेशन होती है और ऊपर क्लाउड्स बनते हैं एटमॉस्फेयर में. सो पूरी दुनिया में जितना भी पानी का मजमुआ है जिस भी शक्ल में है, वो समंदर है, वो दरिया है, वो सारी चीज़ें जब मिला के हम बयान करते हैं उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. द थर्ड स्फीयर इज लिथोस्फीयर, जो हमारे पास क्रस्ट और अपर मेंटल का मजमुआ है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर, जो अर्थ के इंटीरियर के साथ रिलेटेड है और इसी लिथोस्फीयर पे ऑर्गेनिजम्स मूव करके, रन करके और जिंदगी गुजारते हैं. द फोर्थ वन इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर उस स्फीयर को कहते हैं जिसमें जानवर, इंसान और जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग जो हैं अपनी गुजर बसर करते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर. अब हम एटमॉस्फेयर को तफसील से पढ़ेंगे. सो एटमॉस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस सस्पेंडेड इन द एयर इन यूनिफॉर्म्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड एन एटमॉस्फेयर. सो जो गैसों का मजमुआ है हमारे पास उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, आबो हवा उसको कहते हैं. आर एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ एयर and water molecule suspended above the surface of the earth. So ये air plus water का क्या है, मजमुआ है. water particles suspended form में होते हैं. So the atmosphere also has oxygen and nitrogen. So इस air में जो composition है उसमें क्या है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है. सो आउट ऑफ द गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिस एयर की हमने बात की, उनमें जो गैसेज मौजूद हैं
उसमें इस इमेज की तरफ आप देखें तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बकाया जो गैसेस हैं जिसमें आर्गन वगैरह आते हैं वो 0.96% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। सो बेसिकली 78% ऑफ द वॉल्यूम इज नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन है, इट इज इस एटमॉस्फेयर में। सम ट्रेस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन एटसेट्रा। So from the surface of the earth to approximately 600 kilometers above the surface there is a layer of the air. So सतह जमीन से लेके कहां तक 600 किलोमीटर तक हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एयर मौजूद होती है जिसको हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस की शक्ल में आपको बयान कर चुके हैं। सो द लेयर इज थिकर नियर द सरफेस एंड द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स बर्ड्स एंड प्लांट्स टू फ्लाई। सो ये जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, ये क्या करता है, परिंदों को और एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। और उसकी जो लेयर है, जितनी सरफेस के आप करीब होते जाएंगे तो ये गैसेस की सरफेस यहाँ पर थिकर होगी, यहाँ पर गैसेस ज़्यादा होंगे, और जितना आप ऊपर जाएंगे तो ये गैसेस कम होते जाते हैं। हेयर इज़ द पिक्चर कि जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में बताया गया है, थोड़ी सी लिखाई की है। द नेक्स्ट इज द लिथोस्फीयर। सो आपको पता है कि लिथोस्फीयर क्या है, और मैंने आपको डिटेल से पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि अर्थ की जो शेप है दैट इज़ लाइक ऑनियन, और उसमें मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं। तो इस इमेज को फोकस करके देखें, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ये है पानी, दिस इज़ एन ओशन। ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है जिसको मैंने मार्क कर दिया, और उसके नीचे जो आपके पास क्रस्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड ओशियानिक क्रस्ट, और ये जो ज़मीन का हिस्सा है जिसको हमने कहा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो क्रस्ट और अपर मेंटल को जब यकजा किया जाता है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर, क्योंकि इंटीरियर ऑफ अर्थ 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। क्या है, क्रस्ट, फिर दूसरे नंबर पे आता है मेंटल, फिर तीसरे नंबर पे आता है कोर। सो मेंटल को हमने फिर तकसीम किया है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। सो क्रस्ट जमा अपर मेंटल को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। हेयर इज अनदर डायग्राम, और उसमें भी आपको नजर आ रहा है कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज द ओशियानिक क्रस्ट, और इस क्रस्ट के साथ जब अपर मेंटल मिल जाता है तो उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। सो दिस इज द ओनली लेयर दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर एंड ऑक्सीजन। ये वाहिद लेयर है जो एयर, हवा, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। नो लाइफ इज बीनीथ दिस लेयर पॉसिबल। लिथोस्फीयर के नीचे कोई जिंदगी का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि जितना ही हम नीचे जाते हैं तो पर किलोमीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, इससे नीचे जाएंगे तो 100+ किलोमीटर पे चले जाएंगे, तो इतनी हाई टेम्परेचर में जिंदगी पॉसिबल नहीं है। सो 2 किस्म के लिथोस्फीयर है जो मैंने आपको कहा, ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल। ओशियानिक जो है वो लिथोस्फीयर ओशियानिक क्रस्ट के साथ एसोसिएटेड है, और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा थिक होता है बनिस्बत ओशियानिक क्रस्ट के। द थर्ड स्फीयर इज हाइड्रोस्फीयर। सो जो मैंने आपके सामने मैप रखा है, वर्ल्ड मैप, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी जो जगह हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज पैसिफिक ओशन,
दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज इंडियन ओशन, दिस इज आर्कटिक ओशन एंड दिस इज सदर्न ओशन। 5 ओशंस मैंने बता दिए। तो इन 5 ओशंस का जो मजमुआ है दैट इज व्हाट 71% जो है, इसको मिला के अगर हम पूरे अर्थ की वॉल्यूम देख लें तो 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है। सो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। दिस परसेंटेज इंक्लूड्स रिवर्स, लेक्स एंड द माइटी ओशंस। इसमें जो लेक्स भी हैं, जो रिवर्स हैं पाकिस्तान में, जिस तरह इंडस रिवर है, ये सारे इनमें मिला के इन सब ओशंस का जितना भी पानी है, दरियाओं का, लेक्स का, ये सब 71% बनता है। द डोमिनेंट ब्लू कलर ऑफ द आवर ग्लोब इज आल्सो ड्यू टू द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ओशन। ये जो ब्लू कलर आपको इस मैप में भी नजर आ रहा है, ये भी इसकी वजह है कि यहां पर ओशंस जो है, इसकी वजह से ये ब्लू कलर है। हाइड्रोस्फीयर प्लेज ए प्राइमरी रोल इन एवेपोरेशन प्रोसेस विच ब्रिंग्स रेन टू द लैंड मास। सो ये जो हाइड्रोस्फीयर है ये बारिशों का एक जरिया है। और कैसे बारिशें होती है? आल्सो इट सपोज्ड एक्वेटिक लाइफ, और जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस एटसेट्रा, जो ओशंस में, दरियाओं में रहते हैं, इनके लिए भी हाइड्रोस्फीयर बहुत अहम है। अब कैसे बारिश होती है? देयर इज ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट द होल स्टोरी। यहां पर आप देखिए, दिस इज एन ओशन। तो जब इस ओशन पे धूप पड़ती है, धूप की रेज आती हैं, सन रेज आती हैं, तो वो इन पानियों को क्या करता है? एवोपोरेट कर देता है। जब एवोपोरेशन इससे होती है तो वाटर वेपर्स आपके पास इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स आ जाते हैं, और ये क्लाउड जो हैं दोबारा जाके बरसते हैं, और जब ये बरसते हैं तो ये एक वाटर साइकिल बनाते हैं कि यहां से एवोपोरेशन हुई और दोबारा यहां पर कंडेंसेशन हुई। सो दिस होल प्रोसेस जो है वो किसकी वजह से है? वो हाइड्रोस्फीयर की वजह से है, वो पानी की वजह से है। सो hydrosphere also affects the temperatures of the land mass and influence the temperature zones because of constant movement of clouds and cold water to the area of warm waters and vice versa। ये पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में कहा था कि जो इक्वेटर के करीब आपके पास पानी होता है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट धूप पड़ती है, तो यहां पर पानी गर्म होता है। तो ये गर्म पानी ऊपर की तरफ जाता है, आर्कटिक ओशन की तरफ, नीचे अटलांटिक ओशन की तरफ आता है। तो जब ये गर्म पानी ऊपर जाता है तो वो वहां पर ठंडा हो जाता है। इन द सेम वे यहां पर इस पूरे एनवायरनमेंट को ठंडा करने में हाइड्रोस्फीयर का बहुत अहम किरदार है। सो इसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है। एंड दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड वाटर करंट्स एंड दे आर जस्ट लाइक रिवर्स ऑफ द ओशन। और जिस तरह रिवर्स जो है वो हमारे ज़मीनी इलाकों में बहते हैं, इसी तरीके से समंदरों में भी एक रिवर की तरह एक शेप बन जाती है, जिससे पूरे मैप पे जो आपको पूरा दुनिया का नक्शा नज़र आ रहा है, इस पूरे दुनिया में टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मलाइज करती है, कंट्रोल रखती हैं। द नेक्स्ट इज द बायोस्फीयर। So biosphere is made up of parts of the earth where life exists. The biosphere extends from the deepest root system of trees to the dark environment of the ocean trenches to lush green forest and high mountain tops. So biosphere कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ? रूट सिस्टम, रूट्स ऑफ ट्रीज से लेके, क्योंकि ये रूट्स जो हैं ये पौधों को क्या करती है? पौधों को बढ़ाती हैं, इनकी जड़ें हैं। डार्क एनवायरनमेंट ऑफ द ओशन ट्रेंचेस, ओशंस में जो आपके पास गहराइयां होती हैं वहां पर भी फिशेस वगैरह होती हैं, सो वहां पर भी लाइफ है, बायोस्फीयर है। लश रेन फॉरेस्ट से लेके
जो आपके पास फॉरेस्ट हैं वहां पर भी एनिमल्स हैं, टू द हाई माउंटेन टॉप्स, जो आपके पास पहाड़ी सिलसिले में है। सो उन पहाड़ों में जो जिंदगी है, ये पूरा जो स्फीयर है इसको बायोस्फीयर कहते हैं। सिंस लाइफ एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड, इन द एयर एंड इन द वाटर, द बायोस्फीयर ओवरलैप्स ऑल दी स्फीयर्स। तो चूंकि आपके पास जिंदगी कहां पर मौजूद है, हवा में भी मौजूद है, पानी में भी मौजूद है। हवा में परिंदे हैं, हम हैं, पानी में एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज हैं, क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे को कवर करती हैं। दैट इज वाई ये सारे स्फीयर्स को ओवरलैप करता है। Although the biosphere measures about 20 kilometers from top to bottom, almost all life exists between about 500 meters below the ocean surface to about 6 kilometers above sea level. So, ocean surface से 500 मीटर डेप्थ से लेके तकरीबन 6 किलोमीटर हाइट तक जो है जिंदगी वो एग्जिस्ट करती है। So people play an important part in maintaining the flow of energy in the biosphere. So लोग जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं कि ये बायोस्फीयर कनेक्ट हो बाकी स्फीयर्स के साथ। बाज़-औक़ात however people disrupt the flow, लोग जो है इस फ्लो को डिसरप्ट भी करते हैं, खराब भी करते हैं, तबाह भी करते हैं। ये मेंटेन भी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये तबाही का बाइस भी बनते हैं। वो कैसे? सपोज करें फॉर एग्जाम्पल, in the atmosphere oxygen level decrease and carbon dioxide level increase when people clear forest or burn fossil fuels such as coal and oil. So आपके पास जो प्लांट्स हैं इनका खात्मा करना क्या है? बायोस्फीयर को तबाह करना है। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जब प्लांट्स खत्म होंगे तो ऑक्सीजन खत्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और उसके साथ साथ आप कोल एंड ऑयल को जलाएंगे भी, जिससे मजीद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो आपके एनवायरनमेंट में जगह जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो गर्म होता जाएगा और उस गर्मी की वजह से, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो इफेक्ट होगा और ये हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर का कनेक्शन जो है वो तबाही की तरफ जाएगा और इससे जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको इंतहाई तकलीफ होगी, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड से टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लाइफ जो है वो ख़त्म होने के करीब होती जाएगी। सो ऑयल स्पिल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट थ्रेटन लाइफ इन द हाइड्रोस्फीयर। जिस तरह मैंने कहा कि ऑयल का इस्तेमाल करना, कोल का इस्तेमाल करना, इंडस्ट्री जब उसको इस्तेमाल करती है तो ये हाइड्रोस्फीयर को तबाह करती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो डायरेक्ट हाइड्रोस्फीयर में पानी में जाता है। द फ्यूचर ऑफ द बायोस्फीयर विल डिपेंड ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद अदर लिविंग थिंग्स विद इन द जोन ऑफ लाइफ। तो फ्यूचर जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि बाकी लिविंग थिंग्स के साथ आप क्या करते हैं। अगर आप प्लांट्स को काटेंगे तो ये डायरेक्टली ह्यूमन पे इफेक्ट करेगा, और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ गैसेस का इस्तेमाल करेंगे और इंडस्ट्रियल वेस्ट को हाइड्रोस्फीयर में लेके जाएंगे, तो ये भी तबाही बर्बादी का एक जरिया बन सकता है। सो हियर वी आर इन द होमवर्क ब्लॉक ऑफ द बुक। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। देयर आर MCQs। द MCQ नंबर 1 क्या बताता है? इफ बर्ड्स लिव इन द ओजोन लेयर इट विल बी कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। क्या है आपने इसमें बताना है। कैन क्लाउड्स फॉर्म ऑन द आउटर एज ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज 600 किलोमीटर अबव? क्या क्लाउड्स बन सकते हैं 600 किलोमीटर अबव? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। हवा जो है वो थिन होती है। यस, बिकॉज ओजोन मेक्स रेन। नो, बिकॉज देयर इज नो विंड देयर। ये आपने जवाब देना है।
The fourth one is, if carbon dioxide increases more than nitrogen in the atmosphere, would it still be called an atmosphere? Yes, because atmosphere means gases. No, because nitrogen is essential. Yes, because it will not affect ozone. No, because it will affect ozone. ये आपने बताना है कौन सा इसमें ठीक है। नाइट्रोजन कितने परसेंटेज हैं हेयर में? 10% है, 15 है, 78 है, 21 है। मैंने अभी बताया, दिस इज वेरी इजी। If there were no human beings on the earth, would there still be a biosphere? If yes, consisting of other animals? No, because biosphere is man-made, slightly possible only if there was enough land. The next MCQ number 9 is, we live in what? हम हाइड्रोस्फीयर में रहते हैं, बायोस्फीयर में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। एंड दिस इज द MCQ नंबर 11 ऑफ द बुक। यहाँ पर मिस्टेक है, 10 लिखा गया है। द अर्थ हैव डैश नेचुरल स्फीयर्स। कितने स्फीयर्स हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? सो हेयर वी आर इन द ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इन सवालात के ब्रीफ छोटे जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, What would happen in case of destruction of the ozone layer? अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रक्ट होता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? Why are there no living things below lithosphere? के नीचे ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं है, लिविंग थिंग्स क्यों नहीं है? एंड देयर इज द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर किस चीज का नाम है? Here is a detailed answer of the questions from the book. The question number 1, 3, 4 and 5. Number 1 question is, you have to describe the importance of hydrosphere for the atmosphere. हाइड्रोस्फीयर की क्या ज़रूरत है और कितनी अहमियत है एटमॉस्फेयर को? How are all the spheres in the biosphere interlinked? कैसे बाकी स्फीयर बायोस्फीयर के साथ इंटरलिंक्ड है? The next question is, आपने एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है डिपिक्टिंग द स्फीयर्स ऑफ द अर्थ दैट कैन सस्टेन लाइफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द बुक इज टू डिस्क्राइब द वाटर साइकिल इन द हाइड्रोस्फीयर। जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपने वो वाटर साइकिल यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। हियर इज द होमवर्क फ्रॉम योर समर पैक एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन विच स्फीयर ओजोन लेयर लाइज? इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर टू लाइफ? ओजोन लेयर की क्या अहमियत है और कौन से स्फीयर में ये लाई करता है? द सेकेंड क्वेश्चन इज, द अपर लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। हैव यू हर्ड द वर्ड लिथोस्फीयर? इफ यस, देन एक्सप्लेन। वही बात जो मैंने वहां पर बुक से क्वेश्चन में कही कि लिथोस्फीयर का अगर आपने नाम सुना है तो आप एक्सप्लेन करिए क्या चीज है। द थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट में क्या डिफरेंस है? अगर है तो डिफरेंस बताएं। The fourth is, water cycle lies in which sphere of the earth? You have to explain water cycle with the help of a diagram. And the question number 5 is, life exists in biosphere. How humans disrupt the flow of biosphere? कैसे human जो है वो disrupt करते हैं, तबाह करते हैं किसको? flow of biosphere को आपने बताना है।